सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से टीच एक्स्ट्रा के इस एप्लीकेशन के बेसिक मैथ के प्रथम क्लास में। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। और एक चीज सदैव ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपकी क्लास होगी, जो आपका समय है उस समय पे आपका क्लास क्या होता है, तो लाइव हो जाता है। इस चीज को अपने माइंड में अवश्य रखिएगा। आज आपका क्या है? तो आज है आपका क्लास नंबर 1। इससे पहले जो भी आपका मैंने 2 क्लास लिया है, वो एक तरह से आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास था, जहां पे आप और हम यह समझने का कार्य किए थे कि किस तरह का हमारा स्वरूप है और किस तरह से हमें पढ़ने का कार्य करना है। आज से आपके इस बेसिक मैथ के क्लास का प्रथम क्लास है। और अपने इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पूर्ण रूप से क्या करेंगे, अपने कंटेंट और पेडागोजी पे कार्य करना प्रारंभ करेंगे और उसके लिए समझने का कार्य करेंगे। सबसे पहले आपके मन में जो आपका यह बेसिक मैथ का क्लास है, इस चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गणित के नाम से जानते हैं, मैथ के नाम से जानते हैं। और जो भी आपको लगे, जो भी आप गणित के बारे में जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए गणित किस प्रकार का विषय है, तो आपका किस प्रकार का रिस्पॉन्स होगा, आपके मन में किस प्रकार की विचार आएगी, उसे आप बताने का काम करेंगे। क्योंकि जो हमारा पढ़ाई का स्वरूप है, भले ही इस क्लास का नाम बेसिक मैथ है, परंतु हमें अपना परिणाम लाने के लिए अपने पेडागोजी पर पूर्ण रूप से कार्य करना पड़ेगा। और उस पेडागोजी पे कार्य करने के लिए उन तमाम प्रकार के शब्दों को अपने जीवन में अवश्य समाहित करना पड़ेगा, जिन शब्द के आधार पे विभिन्न प्रकार के विषय के प्रश्न का निर्माण होता है, कंसेप्ट का निर्माण होता है। अर्थात आप लोग अपने अंतः मन में सोचने का कार्य करें कि भाई गणित होता क्या है, राइट? ये आपको सोचना है और अपने चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करने का काम करना है। आपका मैसेज सिर्फ मुझे दिख रहा होगा, आपको आपके फ्रेंड का मैसेज नहीं शो होगा। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। जो भी आपको पता हो गणित के बारे में, जो भी आप जानते हो, एक बार अवश्य अपने रिस्पॉन्स को देने का काम करेंगे। उससे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। अपने इस गणित को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं कि आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ओनली पेपर 1 को फिल करना है। अक्सर लोग गलती करते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को फिल करने का काम करते हैं। तो आपको सिर्फ पेपर 1 फिल करना है। अगर हम लोग बात करें गणित का, तो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका गणित कितने नंबर का होता है? तो 30 नंबर का होता है। और हर एक प्रकार के शब्द के अर्थ को मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 30 नंबर को 2 प्रकार में विभक्त किया गया है। एक को बोलते हैं कंटेंट। क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं। अब आप में से जो भी हमारे ऐसे मित्र हैं जो कंटेंट के भी अर्थ को नहीं जानते हैं, वह बताने का काम करें। शुरुआती लगभग 10 से 12 क्लास पूर्ण रूप से आपका बेसिक रहेगा। तो जो भी मित्र ऐसे हैं जिनको इसके बारे में आइडिया हो, तो प्लीज आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम लोगों को सभी प्रकार के मित्र को साथ में लेकर चलना है। हम और आपने क्या पढ़ा है? तो मैंने और आपने पढ़ा है, समावेशी वर्ड के बारे में पढ़ने का काम किया है। और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आपके क्लास में जितने भी मित्र अभी उपस्थित होंगे, सभी मित्र समावेशी के अर्थ को जानते होंगे। एक आपके क्लास में निशा कुमारी हैं, इनका कहना है कि डे टू डे लाइफ में मैथ का यूज करते हैं। शायद आपने मेरे प्रश्न को नहीं समझा। मैंने आपसे पूछा है
कि गणित का अर्थ क्या होता है, गणित क्या है, सो आपको बताने का काम करना है। और अभी तक आपके क्लास में एक भी रिस्पॉन्स निकल कर नहीं आया है। अर्थात अपने इस गणित के और अपने इस कक्षाई वातावरण को हम लोग पूर्ण रूप से समावेशी स्वरूप प्रदान करने का काम करेंगे, जहां पे हम सभी विभिन्न प्रकार के मित्रों को, क्योंकि हर एक प्रकार के कक्षा कक्ष में कैसा स्वरूप होता है, तो विविध प्रकार का स्वरूप होता है, और इसी विविध शब्द से विविधता का निर्माण होता है। अर्थात विविधता कहने का आशय क्या हुआ, एक प्रकार का ऐसा वातावरण जहां पे विभिन्न प्रकार के व्यक्ति क्या हो, समाहित हो, चाहे वो लिंग में अलग अलग हो, चाहे वो जाति में हो, चाहे वो भाषा में हो, चाहे वो रहन सहन में हो, उस प्रकार के वातावरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वैविध्यपूर्ण वातावरण कहते हैं। गणित के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मैथ एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक आंसर बिल्कुल सही आया है साक्षी कुमारी जी का। बच्चे में तार्किक सोच लाने और नवाचार करने और संक्रिया परिभाषित करता है। देखिए नजरे आलम जी, आप जो यहाँ पर एक नवाचार वर्ड लिखे हैं, अब इस नवाचार वर्ड को भी थोड़ा देर के लिए स्किप करके चलना है, और मैं आपको समझाता हूँ। जो भी मित्र ने बताया है, आप सभी लोगों ने अच्छा बताने का कार्य किया है, अच्छा पहल है, परंतु अब आप आराम से समझने का काम कीजिए। अर्थात हमारा एक ऐसा कक्षा कक्ष है जो कि अपने आप में एक समावेशी कक्षा कक्ष है, और आपके क्लास में सभी मित्रों को समावेशी का अर्थ पता होगा। समावेशी जहां पे हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, ना ही कोई कमजोर है ना ही कोई तेज है। हमारे कक्षा कक्ष का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो समावेशी स्वरूप होना चाहिए, जहां पर मैं और आप हम दोनों क्या करेंगे, तो एक सक्रिय वातावरण का निर्माण करेंगे। और यही सक्रिय वातावरण क्या कहलाता है, तो सक्रिय वातावरण कहने का आशय होता है कि एक ऐसा कक्षा कक्ष जहां पे बच्चे और शिक्षक दोनों क्या हो, एक्टिव हो, दोनों अपने साथ में चीजों को शेयर कर रहे हो, कंसेप्ट को शेयर कर रहे हो, प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड सक्रिय इन्वायरमेंट। तो ये है हमारे कक्षा कक्ष का स्वरूप। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहला शब्द मैंने लिखा कंटेंट। कंटेंट का अर्थ आप लोग जानते हैं, तो आप कहिएगा कि गौरव, कंटेंट का अर्थ होता है ऐसे सवाल जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के पुस्तक से होते हैं। आप लोगों को पेपर 1 का एग्जाम देना है, तो आपके गणित का जो लेवल होता है, सो क्लास 5 या क्लास 6 तक के लेवल का आपका प्रश्न होता है। अर्थात इस 30 प्रश्न के प्रारूप में 15 सवाल आपके ऐसे होते हैं जो कि कंटेंट के होते हैं, जहां पे आप संख्या के बारे में पढ़ते हैं, मापन प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं, आयत के बारे में पढ़ते हैं, वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं। अर्थात ये कुछ ऐसे मैथमेटिकल टर्म है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करते हैं, और उस तरह के सवाल 15 सवाल होते हैं जो कि हमारा कंटेंट कहलाता है। अब की बार जो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ है, आपको जानकर खुशी होगा कि उस 15 में से 15 सवाल आपके बेसिक मैथ के क्लास में पढ़ाए गए हैं, और एकदम उसी कंसेप्ट पे सवाल आया है। परंतु ये हर बार उसी तरह से हो, ये आवश्यक नहीं होता है। तो इस बार आपके एग्जाम का पैटर्न हल्का आसान था, जहां पे आप लोग आसानी पूर्वक 15 में 15 प्राप्त कर सकते थे। तो जब भी कोई आपको कहेगा कि कंटेंट का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग क्या कहिएगा कि कंटेंट कहने का आशय हुआ जहां पे हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को बनाते हैं, जहां पे हमारे शिक्षण शास्त्र से कोई मतलब नहीं होता है, उसी को हम कंटेंट कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर आपका हिंदी विषय का एग्जाम है, तो हिंदी में 15 सवाल आपके कंटेंट के होंगे, जो कि गद्यांश और पद्यांश कहलाएगा। उसी प्रकार से इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करें तो 15 सवाल कंटेंट का होगा, जो कक्षा 3, 4, 5 के इन्वायरमेंट के बुक में पढ़ना है, उसी को हम कंटेंट कहते हैं। ये कंटेंट शब्द अब आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा, कंटेंट के अर्थ को आप लोग जान गए होइएगा। दूसरा शब्द है पेडागोजी। ये पेडागोजी आपके एग्जाम में गणित में 15 कंटेंट और 15 सवाल आपके क्या होंगे, पेडागोजी का होगा। परंतु इस 15 सवाल को सीखने के साथ साथ हमारा स्वतः क्या होता है,
तो भाई 90 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, गौरव कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड का उपयोग किया, समावेशी। तो वो समावेशी शब्द आपके सभी विषय के लिए है। मैंने लिखा विविध, वो विविध शब्द आपके सभी विषय के लिए है। मैंने सक्रिय वातावरण लिखा, वह शब्द आपके सभी विषय के लिए है। अर्थात जब हम गणित के शाब्दिक अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे विभिन्न प्रकार के शब्द आएंगे जो हमें उपयोगी होगा अन्य विषयों को समझने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी प्रकार के विषय के शिक्षण शास्त्र को पढ़ते हैं, अर्थात पेडागोजी को पढ़ते हैं, और पेडागोजी का सिंपल सा अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहिएगा? तो पेडागोजी का अर्थ होता है पढ़ाते कैसे हैं। क्या होता है? पढ़ाते कैसे हैं। अर्थात शिक्षण शास्त्र किसे कहते हैं? तो शिक्षण शास्त्र कहने का आशय हुआ कि जिस विषय की बात होगी उस विषय को हम पढ़ाते कैसे हैं। हाउ टू टीच, दैट्स कॉल्ड पेडागोजी। कि हमें कैसे पढ़ाना है उसी को हम शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं, उसी को हम पेडागोजी के नाम से जानते हैं। और अगर हमें अपने सीटेट में परिणाम लेकर आना है तो हमें अपने शिक्षण शास्त्र के उन तमाम प्रकार के आधारभूत संरचनाओं को समझना पड़ेगा जो कि किसी विषय का मोहताज नहीं है, अपने आप में शब्दों का मोहताज है। और उन तमाम शब्दों को हम लोग क्या करेंगे? तो समझने का कार्य करेंगे। अर्थात पेडागोजी का अर्थ हो गया पढ़ाते कैसे हैं, और कंटेंट का अर्थ हो गया जो डायरेक्ट हमारा प्रश्न होता है कि भाई इसमें जोड़ करना है, गुना करना है, दैट्स कॉल्ड हमारा कंटेंट। तो ये है आपके गणित का स्वरूप। अब मैं आता हूं अपने प्रश्न के ऊपर कि भाई गणित का अर्थ क्या है। मैंने आपसे यही पूछा था कि गणित का अर्थ क्या है, मैथमेटिक्स क्या होता है। तो जैसे ही मैंने आपसे पूछा तो आपको बताना चाहिए था कि गणित अपने आप में क्या है। तो गणित अपने आप में एक तरह का तार्किक विषय होता है। क्या होता है? तो गणित अपने आप में एक प्रकार का तार्किक विषय है, एक प्रकार का लॉजिकल सब्जेक्ट है जहां पे हमें लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ता है। इसी तार्किक विषय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो तार्किक चिंतन के भी नाम से जानते हैं। अर्थात तार्किक कहने का आशय हुआ कि जहां पे हम तर्क वितर्क करते हैं, अर्थात सोचने का शैली, क्या कह सकते हैं हम लोग? सोचने का तरीका, जिसे हम लोग तर्क वितर्क करने के नाम से जानते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कभी आप इस बेसिक मैथ के क्लास में हैं तो मैंने आपको क्या कहा कि सिर्फ हम मैथ ही नहीं उन तमाम प्रकार के शब्दों के भी बारे में पढ़ते हैं जो आपको अन्य विषय में काम करेगा। अर्थात ये मेरे पढ़ाने का एक ऐसा तरीका हुआ जो आपको अन्य विषय के आधारशिला को क्या करेगा? तो मजबूत करने का काम करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि गणित अपने आप में क्या है? तो एक प्रकार का तार्किक विषय है जहां पे हमें क्या करना पड़ता है? तो जहां पे हमें अमूर्त चिंतन को समझना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अमूर्त चिंतन को समझना पड़ता है। इसी अमूर्त चिंतन को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। अब आपके क्लास में कुछ मित्र होंगे जो कहेंगे कि गौरव अमूर्त का अर्थ क्या होता है? क्या कहिएगा? कि गौरव अमूर्त का अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है? यस और नो में रिप्लाई करने का काम करें। अमूर्त अर्थात अब्स्ट्रैक्ट, ये शब्द आपको बहुत जगह काम करेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अर्थात अमूर्त कहने का आशय होता है कि ऐसी कोई चीज जिसे हम ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। क्या कहेंगे? ऐसी कोई चीज जिसे हम न टच कर सकते हैं, न छू सकते हैं, और ना ही देख सकते हैं। इस प्रकार के चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए
आपके पिताजी आपसे कितना प्यार करते हैं, तो क्या आप प्यार को देख सकते हैं? क्या आप प्यार को छू सकते हैं? मैं आपसे पूछूं कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है बताइए, तो क्या आप मेरे विचार को देख सकते हैं? क्या आप मेरे विचार को छू सकते हैं? नहीं ना। तो इसी प्रकार से जैसे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा सोच हो गया, हमारा प्रेम हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, जिसे हम कल्पना करने का काम करते हैं, वह हमारा क्या कहलाएगा? तो वह हमारा अमूर्त कहलाएगा। और इसी अमूर्त के साथ में एक और शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि जब हम बच्चों को गणित सिखाना प्रारंभ करते हैं, तो गणित में जो प्रश्न का प्रारूप होता है या फिर किसी भी प्रकार के विषय में जो प्रश्न का प्रारूप होता है, उस पे हमें सोचना पड़ता है, तो वह अपने आप में अमूर्त हुआ। और उस चीज को समझाने के लिए एक शिक्षक के तौर पे आप क्या करते हैं? तो आप मूर्त सामग्री का उपयोग करते हैं। आप क्या करते हैं? तो आप मूर्त सामग्री का उपयोग करने का काम करते हैं। और यही मूर्त सामग्री क्या कहलाता है? तो कंक्रीट मटेरियल कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? कंक्रीट मटेरियल कहेंगे। और मूर्त का अर्थ क्या हुआ? तो मूर्त का अर्थ इसका अपोजिट हो गया कि जिसे हम जिसे हम छू सकते हैं, छू या देख सकते हैं, वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा मूर्त सामग्री। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आप अपने कक्ष में बच्चों को पढ़ाने गए। आपने बोला कि बाबू आज हम ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चा ब्रीथ को देख या छू नहीं सकता है, परंतु ब्रीथ को पढ़ाने के लिए शुरुआती दौर में आपने क्या कहा कि बच्चा रे ये क्या है? तो बच्चा कहा कि ये मेरी गोल्ड बिस्किट है, ये तो कचौड़ी है, ये तो रोटी है। अर्थात बच्चा इसको देख सकता है, छू सकता है। तो ये हुआ हमारा कॉन्क्रीट मटेरियल, ये हमारा हुआ मूर्त सामग्री। और इस मूर्त सामग्री के आधार पे हम ब्रीथ को समझना प्रारंभ किए। दैट्स कॉल्ड अमूर्त चिंतन। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि गणित जो होता है सो अपने आप में एक प्रकार का तार्किक विषय है, जहां पे हमें अमूर्त चिंतन करना पड़ता है। और उस चिंतन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग मूर्त सामग्री का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से ये जो हमारा गणित विषय है, ये हम कहाँ पे पढ़ना प्रारंभ करेंगे? तो गणित विषय को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं अपने विद्यालय प्रांगण के अंदर में। अर्थात ये हमारा विषय कैसा हो गया? तो औपचारिक विषय हो गया। कैसा विषय हो गया? औपचारिक विषय हो गया, जिसे पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो अनौपचारिक माध्यम का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अनौपचारिक माध्यम का उपयोग करते हैं। अब इस अर्थ का आपको क्या अर्थ पता है? जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। अर्थात गणित अपने आप में क्या है? एक प्रकार का औपचारिक विषय है, जिसे पढ़ने के लिए हम अनौपचारिक माध्यम का उपयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप मान के चलिए कि गणित का कोई एक सवाल है। क्या है आपका? उदाहरण स्वरूप गणित का आपका कोई एक सवाल है, जिस सवाल को आप अपने कक्ष में बनाने के लिए बैठे। तो वह सवाल कैसा हुआ? तो वह सवाल हुआ आपका औपचारिक हुआ। कैसा सवाल हुआ? औपचारिक सवाल हुआ। अब आपको वह सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आपको जो है वह सवाल समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए आपने क्या किया? वास्तविक जीवन के उदाहरण का उपयोग किया। बच्चों को समझाने के लिए आपने क्या किया? वास्तविक जीवन का रियल लाइफ का आपने क्या किया? एग्जाम्पल दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा को गणित का सवाल समझ में नहीं आ रहा था। जब हम लोग आगे गणित के सवाल को बनाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपके लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण का उपयोग करूंगा कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आप क्या करें? तो आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने सामान खरीदा।
इस प्रकार से मैं आपको समझाने का काम करूंगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि गणित के उन तमाम प्रकार के अमूर्त चिंतन या औपचारिक तरीकों को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक जीवन के उदाहरण का उपयोग करते हैं। और यही वास्तविक जीवन का उदाहरण हमारा क्या कहलाता है, तो अनौपचारिक माध्यम कहलाता है। क्योंकि अनौपचारिक अपने आप में एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या है, गणित एक प्रकार का औपचारिक विषय है, जिसे समझने के लिए हम लोग अनौपचारिक तरीकों का उपयोग करते हैं। और अनौपचारिक तरीके के अंदर में सबसे पहला बात क्या होता है कि हम बच्चों को उनके मदर टंग के माध्यम से, अर्थात मातृभाषा के माध्यम से उदाहरण देते हैं कि बउआ रे इन्ना नहीं करना है, ऐसे करना है। इस प्रकार से हम लोग उदाहरण देने का काम करते हैं। या बच्चों के सामने में हम ठोस अनुभव, क्या, ठोस अनुभव, जो आपका अमूर्त सामग्री है, इसी को हम लोग ठोस अनुभव भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये आपका सामग्री है ये अपने आप में एक सॉलिड स्टेट में है, तो इसे हम लोग ठोस अनुभव के भी नाम से जान सकते हैं। या फिर अपने स्वतः बातचीत के माध्यम से, अर्थात बातचीत क्या होगा, तो अपने भाषा में होगा, तो बच्चों को और आसानी पूर्वक समझ में आएगा। तो इन तमाम प्रकार के प्रक्रिया से आपने क्या प्राप्त किया कि गणित जो है सो अपने आप में एक तार्किक विषय है, जिसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, संप्रत्यय होते हैं, सो अमूर्त चिंतन का होता है। और उस चिंतन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मूर्त सामग्री का उपयोग करते हैं। और उसके माध्यम से हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और इसी के साथ में जो आप बार बार एक शब्द सुन रहे हैं, चिंतन शब्द, थिंकिंग शब्द, तो इस चीज को भी ध्यान दीजिए। आगे ये सारा चीज आपका काम करेगा। ये सारे ऐसे बेसिक टर्म हैं जो आपके अलग अलग जगह पे आपको मदद देने का काम करेगा, इसलिए आपके सामने ये सारा चीज है। अब आइए, अमूर्त चिंतन सुन रहे हैं आप, मूर्त चिंतन सुन रहे हैं, तो ये चिंतन जो है हमारा किस तरह का होना चाहिए। एक शिक्षक के तौर पे आप अपने कक्ष में बच्चों को कोई भी प्रकार का विषय, चाहे वो गणित हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे हमारा लैंग्वेज हो, किसी भी प्रकार के विषय को पढ़ाने के लिए चिंतन करना तो जरूरी है। अभी भी आप लोग इस क्लास में उपस्थित हैं तो कुछ ना कुछ थिंकिंग करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल आप लोग कर रहे हैं। अर्थात ये चिंतन जो है हमारा दो प्रकार का होता है। क्या होता है? ये चिंतन जो है हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे? अपसारी। ये वर्ड आपको पूरा सीटेट के एग्जाम तक हर जगह देखने को मिलेगा। और दूसरा शब्द हमारा कहलाता है अभिसारी। क्या कहलाता है? अभिसारी। ये दो शब्द आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इस दो वर्ड को अवश्य अपने माइंड में रखिएगा, अपसारी और अभिसारी। अपसारी को आसान शब्द में आप लोग कह सकते हैं अपार शक्ति वाला। अपने माइंड में रखने के लिए आप अपार शक्ति रखिए। और अभिसारी को आप लोग अपने मन में रख सकते हैं अभिमान। अभिमानी व्यक्ति, क्या उसके अंदर में घमंड वगैरह चला आता है। ये आपका कोई सकारात्मक और नकारात्मक नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अभिसारी को निगेटिव समझ बैठते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। ये दोनों जो है सो हमारे चिंतन शैली का विषय है। एक है अपसारी चिंतन, एक है हमारा अभिसारी चिंतन। अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कोई दो अंक बताएं जिसका योग्य 6 होगा, जल्दी से बताइए। तो कोई दो अंक बताए, हम लोग पढ़ेंगे अंक और संख्या के भी बारे में सॉरी। तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कोई दो अंक बताएं जिसका योग्य 6 होगा। जल्दी से आप लोग अपने चैट बॉक्स में बताने का काम करें। थोड़ा सा स्पीड, आप लोग अभी एकदम बेसिक टर्म पे हैं, इस सब जगह पे आपको रुकना नहीं है, फंसना नहीं है।
जल्दी जल्दी आंसर देने का आपको काम करना है। तो कोई दो ऐसा अंक बताएं जो कि आपका जिसका योग्य क्या हो, जिसका योग्य 6 हो। तो आप में से कोई मित्र कहेगा कि गौरव वह हमारा क्या हो सकता है, तो 2 + 4 भी क्या होगा, 6 होगा। 3 + 3 भी क्या होगा, 6 होगा। 5 + 1 भी क्या होगा, 6 होगा। 6 + 0 भी क्या होगा, अपना 6 होगा। इस तरह से आप सभी लोग अलग अलग प्रकार से आंसर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये एक प्रकार का अपसारी सोच वाला हो गया जिसका अलग अलग आंसर आया। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 + 3 क्या होगा, तो इसमें आप सभी का आंसर क्या होगा, एक समान होगा। और आप सभी लोग कहिएगा कि गौरव 6 होगा। अर्थात अपसारी अपने आप में एक ऐसा चिंतन है जहां पे हम लोग एक समस्या पे विभिन्न प्रकार से सोच रखते हैं। उस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। एक ऐसा चिंतन शैली जिसमें केवल एक हल प्राप्त हो, केवल एक पक्ष पर हम लोग चिंतन करते हैं, वह क्या कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। इसी अपसारी को आप अन्य विषयों में अन्य अन्य नाम से जानते हैं। अभी आपका फर्स्ट क्लास है तो ढेर सारे आपके ऐसे टर्म होंगे जो आपको लगेगा कि हमें समझ में आया भी और नहीं भी आया, परंतु जैसे जैसे हम लोग क्लास में इन तमाम प्रकार के शब्दों का दिन प्रतिदिन उपयोग करते चलेंगे तो यही सारे शब्द आपके लिए फैमिलियर हो जाएंगे। क्योंकि आपके पेडागोजी के क्षेत्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपके रियल लाइफ का हो। ये सारा शब्द आप सभी के लिए नया है, इसीलिए आपको अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर धीरे धीरे आप उसमें एडजस्ट हो जाइएगा और ये सारा शब्द आपको आसान लगेगा। अर्थात इसी अपसारी को हम लोग अन्य अन्य शब्द के भी नाम से जानते हैं और वो सारा नाम आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला बोलते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। क्या बोलेंगे, मुक्त अंत वाला प्रश्न। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ओपन इंडेड, या फिर इसी को बोलते हैं खुला अंत वाला प्रश्न। क्या बोलेंगे, खुला अंत वाला प्रश्न। ये सभी जगह से आपके डायरेक्ट प्रश्न रहते हैं। इसी प्रकार के चिंतन शैली को हम लोग क्या कहेंगे, तो समालोचनात्मक के नाम से भी जानते हैं। ये सारे शब्द को माइंड में रखना है। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो विवेचनात्मक के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, विवेचनात्मक कहेंगे। इसी को हम लोग रचनात्मक शब्द के भी नाम से जानते हैं। यही हमारा क्या कहला जाएगा, विवेचनात्मक कहलाएगा, समालोचनात्मक कहलाएगा, रचनात्मक कहलाएगा। आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे एक शब्द आएगा विकेंद्रीकृत कहलाएगा। अर्थात ये सभी को अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं। इन तमाम प्रकार के शब्दों का अंग्रेजी में एक ही नाम है, क्रिटिकल थिंकिंग। अर्थात ऐसा कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी कार्य जहां पे अलग अलग प्रकार का हल प्राप्त हो, या फिर एक कक्ष में हम बच्चों के साथ सदैव ऐसा ही कार्य करेंगे जहां पे बच्चा विभिन्न प्रकार के पक्ष पे सोचने का काम करे, डेट्स कॉल्ड अपसारी। और हमें सदैव अपने कक्ष में बच्चों के साथ में ऐसा ही कार्य करना है जिसके माध्यम से बच्चे के अंदर में सृजनात्मकता के गुण का विकास होता है। बच्चा नवीन कार्य करना प्रारंभ करेगा, बच्चे के मन में जिज्ञासा आना प्रारंभ होगा। इसलिए हम लोग अपने कक्ष में अपसारी कार्यों को करते हैं। अभिसारी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अभिसारी को अन्य शब्दों में हम लोग बोलते हैं बंद सिरा वाला प्रश्न। क्या कहेंगे, बंद अंत वाला प्रश्न। ठीक, क्लोज इंडेड क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें क्या होगा, सदैव केवल एक ही हल प्राप्त हो, केवल एक ही हल प्राप्त हो, तो वह क्या कहलाएगा, अपना बंद सिरा वाला क्वेश्चन कहलाएगा। और इसी को अभिसारी कहते हैं। बहुत ऐसे गणित में कंसेप्ट हैं
बहुत ऐसे गणित में सवाल है जिसका आंसर एक होता है। तो ये पूर्ण रूप से हमारा क्या है? तो ये पूर्ण रूप से हमारा चिंतन शैली का सवाल है, जो कि हमारे चिंतन से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो इन तमाम प्रकार के बिंदुओं को आपको अपने संज्ञान में रखना है, आपको अपने मन में रखना है, ताकि आपको चिंतन शैली समझने में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। तो ये था हमारा चिंतन का प्रकार, जो कि अभी मैंने आपको समझाने का काम किया। इसमें कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। वेरी गुड। और यही जो हमारा अवसारी होता है, जहां पे केवल एक ही हल प्राप्त हो, इसी को अन्य भाषा में जब आप आगे चलिएगा, अन्य विषयों को देखिएगा, तो इस प्रकार के कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो मानकीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक कार्य कहेंगे या मानकीकृत कहेंगे। तो ये सारे शब्द आपके वो तमाम आधारशिला हैं, जो कि सिर्फ गणित के लिए नहीं, गणित के अलावा अन्य विषयों के लिए भी क्या है? उपयोगी है। और इसमें आपको जिसका भी अर्थ पता न हो या आपको समझ में नहीं आया हो, तो उस शब्द को कॉपी पे लिखना है और सुबह 9 से 12 के बीच में कॉल कर लेना है, या व्हाट्सएप भी करके आप मुझसे पूछने का काम कर सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं कहाँ पे? तो गणित के बारे में। अब गणित के शाब्दिक अर्थ को हम लोग जानने का काम करते हैं कि भाई गणित का हमारा अर्थ क्या है। कह रहा है कि गणित का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। गणना कहने का आपका आशय क्या हुआ? तो गणना कहने का आपका आशय हो गया कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो गणित की आधारभूत संक्रियाएं होती हैं। और आधारभूत संक्रिया क्या होता है? जोड़, घटाव, गुना, भाग। ये क्या है आपका? तो ये गणित का आपका आधारभूत संक्रिया है, जिसका डेवलपमेंट हमें बच्चों के अंदर में करना होता है। अर्थात कह रहा है कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, कैलकुलेशन की प्रधानता हो, इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। अर्थात हम यूं कहें कि गणित अपने आप में एक प्रकार का ऐसा तार्किक विषय है जिसके माध्यम से किसी भी बालक के अंदर में समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। और गणित अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम अपने दैनिक जीवन के उन तमाम प्रकार के समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं, उन तमाम प्रकार के समस्याओं में तर्क और वितर्क करने का काम करते हैं। राइट। चलिए, एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्यूशन करना ओपन एंडेड। वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हुआ? तो गणित अपने आप में क्या है? पूर्ण रूप से गणनाओं का विषय है। और यह गणना हम लोग क्या करते हैं? अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। सुबह बेड से उठने से लेके रात को बेड पे जाने तक हम लोग गणितीय क्रियाओं से घिरे रहते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि सुबह सुबह आप बेड पर उठ जगे, ठंड का मौसम है, मम्मा कहाँ हो, एक गिलास गर्म पानी दो। तो आपने बोला एक गिलास, वह क्या हो गया? मात्रा हो गया। पापा आए, तुम क्या पढ़ाई करेगा, अभी 10 बज गया, अभी तक तुम सोया हुआ है। 10 बज गया अर्थात 10 क्या है? समय है, वो भी हमारा गणित है। बाबू एक काम करो, चौक पे चले जाओ, 1 किलो चीनी ले आओ, घर में चीनी नहीं है। चौक पे जाना है, दिशा की बात हो रही है, और 1 केजी चीनी अर्थात मात्रा की बात हो रही है, वो भी हमारा गणित है। आप दुकान पर गए, आपने जितना दूरी तय किया, वो भी हमारा गणित है। आपने दुकानदार से पूछा, अंकल कितना पैसा हुआ, एक बिस्किट भी मुझे दे दो। गौरव भाई, गौरव तुम्हारा 50 रुपए हो गए। अर्थात 50 रुपए भी क्या है? हमारा एक प्रकार का गणित है। स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए आप ऑटो में बैठते हैं, ऑटो उस दूरी को ट्रेवल करता है, गणित है। कॉलेज पहुंच के ऑटो वालों को आपने पैसा दिया, गणित है। अपने कॉलेज के अंदर में आपका कोई टेस्ट हो रहा है, वहां पे मार्क्स आया, वो भी अपना गणित है। अर्थात हम चारों तरफ से अपने गणित से घिरे हुए हैं। भोजन करने बैठे, मम्मा 2 रोटी चाहिए, 2 क्या है? अपना गणित है। अर्थात गणित हमारे दैनिक जीवन में चारों तरफ से क्या है? पूर्ण रूप से व्याप्त है, जिसका उपयोग करते हुए हम अपने जीवन के उन तमाम प्रकार के समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाते हैं
क्यों? क्योंकि गणित हमें तर्क करना सिखाता है, गणित हमें चिंतन करना सिखाता है, गणित के माध्यम से ही हम अपने समस्या समाधान कौशल को प्राप्त कर पाते हैं। इस तरह से आपको अपने माइंड में रखने का काम करना है। और तत्पश्चात आपके गणित के संबंध में कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट को आप लोग माइंड में रखिएगा। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। अब यहां पर आपने देखा स्थान तथा संख्या, तो यहां पे आपने देखा संख्या। संख्या में एक चीज होता है अंक और दूसरा होता है संख्या। जब हम लोग इसके कंटेंट को देखेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, अंक और संख्या के बारे में समझने का काम करेंगे कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, कैसे अंकों का निर्माण होता है और कैसे मात्र 10 अंक से समस्त दुनिया के संख्याओं का निर्माण होता है। इसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। गणित गणनाओं का विज्ञान है, अर्थात वही कैलकुलेशन की बात हो रही है। गणित माप तौल मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। उसी चीज को अलग अलग टॉपिक में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। यथार्थ शाखा कहने का आपका अर्थ क्या हो गया? तो यथार्थ का आपका अर्थ होता है जिसका अर्थ निकले जो पूर्ण रूप से एक्यूरेट हो, जो सही हो। अर्थात गणित में आपका जो आपको हल प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन सभी लोगों का एक समान प्राप्त होता है। उस प्रकार के कैलकुलेशन को, जैसे कि मान के चलिए अभी हम लोग बिहार में 2+2 क्या प्राप्त हुआ, 4। तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि अब दिल्ली में जाइएगा तो ये 4 5 में बदल जाएगा। अर्थात ये हल जो है सो आपका सार्वभौमिक है। क्यों? क्योंकि जोड़ की प्रक्रिया है, 2+2 अपना क्या हो गया, 4 हो गया। ये एक प्रकार की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और आगे चलकर आपको एक शब्द पढ़ना होगा, सार्वभौमिक। अर्थात सार्वभौमिक का अर्थ क्या हुआ? जो सभी जगह एक समान हो, जहां किसी प्रकार की कोई बदलाव न हो। दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल। हम लोग नहीं बोलते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात जहां भी जाइए वहां पर यही सत्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड सार्वभौमिक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सार्वभौमिक कहते हैं। अर्थात इसका हल क्या होगा? सभी जगह एक समान होगा। आगे कह रहा है कि गणित में मात्रात्मक तथ्य और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक शब्द यहां पर आया और आगे चलकर आप लोग शिक्षण शास्त्र में एक शब्द और पढ़ेंगे जिसका नाम होता है गुणात्मक। अर्थात मात्रात्मक और गुणात्मक के अर्थ को समझिए। मात्रात्मक कहने का आशय हो गया मापने योग्य। क्या हो गया? मापने योग्य। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आपका लंबाई क्या है तो उससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। आपका वजन क्या है उससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। परंतु मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपका दिमाग कितना केजी का है, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, आपका क्या सोच है, आप कितने होशियार हैं, आप कितने कमजोर हैं, क्या इससे आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अर्थात गुणात्मक कहने का आशय हो गया जो मापने योग्य न हो, जो मापने योग्य न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुणात्मक कहेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तो वहां पे वृद्धि और विकास एक टॉपिक आएगा जहां पे मात्रात्मक और गुणात्मक शब्द आएंगे। सीटेट आपका पूर्ण रूप से शब्दों का ही खेल है। अब वह जमाना कहीं से भी नहीं है कि सिर्फ कंटेंट को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिएगा और रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए हर एक शब्द को अगर मुझसे कोई शब्द छूट भी जाए तो आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करके अवश्य पूछिएगा। मैं आपके लिए आपका एक होम ट्यूटर हूं जिसे आप जब याद करना चाहें, परंतु विभिन्न प्रकार का कार्य होता है इसीलिए याद करने का समय रखा गया है कि अगर आपको कभी भी कॉल करना हो तो सुबह में 9 बजे से 12 बजे के बीच में इस 3 घंटा में आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, संदेह हो, इस समय के अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग मात्रात्मक और गुणात्मक के अर्थ को समझे होइएगा। जो मापने योग्य हो उसी को मात्रात्मक क्वांटिटी के नाम से जानते हैं और गुणात्मक का अर्थ हो गया जो मापने योग्य न हो, क्वालिटी कहला जाएगी, उसकी क्वालिटी कहला जाएगी।
आगे है गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। अब इस अमूर्त का तो अर्थ समझ गए, अर्थात गणित जो है सो विज्ञान का एक ऐसा स्वरूप है जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, कल्पनाशील कार्य करना पड़ता है, कल्पनात्मक कार्य करना पड़ता है, जो कि हमारा अमूर्त चिंतन कहलाता है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, अर्थात गणित के अंदर में हम लोग लॉजिक लगाना प्रारंभ करते हैं, तर्क वितर्क करना प्रारंभ करते हैं, जिसके द्वारा उन तमाम प्रकार के तर्कों का उपयोग हम अन्य विषय में भी करते हैं। अभी जो मैं आपके साथ बेसिक मैथ में इन तमाम प्रकार के कंसेप्ट को समझा रहा हूं, मैं आपके अंदर में 1 महीने के अंदर तर्क वितर्क करने के कंसेप्ट को डेवलप करूंगा। तो यही तर्क करने की सोच आपको मदद करेगी उन तमाम प्रकार के विषयों में। अच्छा ये जीन प्याजे नहीं, स्किनर बोला है, अच्छा ये स्किनर नहीं बाइगोस्की बोला है, ना ना बाइगोस्की नहीं कोलबर्ग का है, अरे गार्डनर का है, अरे एरिक्सन का है। इस तरह का जो विचार आपके मन में आएगा उस विचार को ही हम क्या कहते हैं, तार्किक विचारधारा कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के नाम से जानते हैं। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, और यही लाइन मैं आपको बता रहा था कि हम अपने इस बेसिक मैथ के क्लास के माध्यम से अपने ब्रेन को, अपने संज्ञानात्मक सोच को, जो यहाँ पे मस्तिष्क लिखा है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो संज्ञानात्मक सोच कह सकते हैं। आप सभी ने पढ़ा है विकास के the various areas of development that's called PCS, physical, cognitive and social। एंड यहां पर मैंने मस्तिष्क को क्या लिखा, संज्ञानात्मक सोच लिखा। अर्थात गणित के अंतर्गत जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, गणित के अंतर्गत जो हम लोग गणना करते हैं, वह हमारे मस्तिष्क को, वह हमारे संज्ञान को एक ऐसा तार्किक स्वरूप प्रदान करने का काम करता है जो हमारे सोच को एक तार्किक स्वरूप में बदल देता है। अर्थात जब हम अन्य विषय के भी प्रश्न बनाने बैठेंगे, कल हमारे पास रविवार के दिन 4 लोग मिलने आए थे जिन्होंने एग्जाम दिया है दिसंबर में और एक को एग्जाम देना है जुलाई में। उन लोगों की जो कमी थी, कमी क्या थी कि भाई वो पढ़ाई किए हैं सारा चीज, अभी क्लास में भी वो मौजूद हैं, परंतु उनके माइंड में वह चीज नहीं है। क्या है कि मैंने आपको समझाने के लिए मैक्सिमम चीज आपको समझा दिया, परंतु आपके माइंड में वह चीज है ही नहीं और उसका आप उपयोग अपने एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। जो भी हमारे पुराने मित्र हैं जो दिसंबर के लिए एग्जाम दिए हैं और आज फिर से बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, आप जरा सोचिए अपने प्रश्न पत्र को हाथ में लेकर कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो मैंने आपको समझाने का कार्य नहीं किया है, पढ़ाने का कार्य नहीं किया है। कारण क्या है कि हमारा जो संज्ञानात्मक सोच है उन तमाम प्रकार के चीजों को, उन तमाम प्रकार के कंसेप्ट को माइंड में संग्रहित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं, और जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम कार्य कर नहीं पाएंगे। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ABCD करने बैठिएगा तो वह चीज आपके माइंड में कदापि नहीं रहेगा। आपको हर एक प्रकार का शब्द, जिस तरह से मैं आपके हर एक शब्दों के अर्थों को बता रहा हूं, उसी प्रकार से जितने भी प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस करें, इससे निश्चित रूप से दिमाग में रखें कि उस प्रश्न के सारे शब्द के अर्थ हमें पता होना चाहिए। चाहे हमारा आंसर सही हो, चाहे हमारा आंसर गलत हो, सभी शब्द का अर्थ हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और उसी स्वरूप में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करने का कार्य करेंगे। आगे है आपका गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। अब यहां पर एक शब्द आया है आपका आगमनात्मक। ये क्या है शब्द? तो ये शब्द आपके शिक्षण शास्त्र के शिक्षण विधि का शब्द है। किसका शब्द है? तो शिक्षण विधि का शब्द है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अंग्रेजी में टीचिंग मेथड के नाम से जानते हैं। जब हम लोग शिक्षण विधियां के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत प्रकार की शिक्षण विधियां हैं। उसी में एक है आपका आगमन विधि। क्या है आपका? आगमन विधि। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है निगमन विधि। क्या होता है? निगमन विधि। इसके अर्थ को माइंड में रखिए। आगमनात्मक कहने का आशय हुआ, अर्थात आगमन विधि कहने का आशय हुआ पहले उदाहरण
उदाहरण का उपयोग। अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए सर्वप्रथम हमें पहले उदाहरण का उपयोग करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड आगमनात्मक। और निगमन कहने का अर्थ हो गया पहले पहले नियम का उपयोग। पहले नियम का उपयोग, जैसे कि बच्चों को हमें व्याकरण पढ़ाना है, बच्चों को हमें ज्यामिति पढ़ाना है, तो हम लोग पहले वहां पर नियम बताएंगे। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि व्याकरण में हमें काल के बारे में पढ़ाना है, कारक के बारे में पढ़ाना है, तो हम वहां पे नियम की चर्चा करेंगे। तो उस प्रकार के पढ़ाने के शैली को निगमन विधि के नाम से जानते हैं। परंतु गणित सिखाने के लिए हमें सर्वप्रथम उदाहरण का उपयोग करना चाहिए, तब हमें नियम का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये किस प्रकार का चित्र है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि गौरव यह एक प्रकार का वर्ग है। क्यों? क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ रखा है। पर यही चीज मैं बच्चा से पूछूंगा तो मैं कैसे कहूंगा, अच्छा एक बात बताओ, अपने क्लास में 50-50 बिस्किट कौन सब खाया है? तो बच्चा सब हाथ उठाएगा, गौरव सर मैं खाया हूं, मैं खाया हूं। अच्छा 50-50 बिस्किट ऐसा ही होता है ना, बताओ तो, इसी प्रकार से रहता है ना? हाँ सर। अच्छा एक बात तुमको पता है, तुम्हारे घर में वैसा कुछ है? तो हाँ सर, मेरे पापा एक बल्ब भी लाए थे, वो बल्ब का भी आकार 50-50 जैसा है। अच्छा, मतलब कि चारों भुजा, इसको क्या बोलते हैं बउआ? तो साइड बोलते हैं। जो ऐसा आकृति हो जिसका चारों भुजा। सर एक बात बोले, हम ना खेल रहे थे तो हमको क्यूब आया था, ऐसा क्यूब भी तो इसने रहता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसका सारा भुजा क्या है, आपस में एक जैसा होता है। जी सर, मुझे भी लगा मेरा इस बार निकल जाएगा, बट चलिए पहले उदाहरण फिर नियम। वेरी गुड। तो ये क्या है, एक प्रकार का वर्ग टाइप का है। तो मैंने क्या किया, पहले उदाहरण का उपयोग किया। उदाहरण के माध्यम से मैंने इस आकृति को समझाने का काम किया, और वह उदाहरण मैंने क्या किया, बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ कर दिया। अब मैं इस आकृति के बारे में समझा दिया, अब मैं क्या करूंगा, नियम बताऊंगा कि इसका परिमाप निकालने का यह नियम होता है, क्षेत्रफल निकालने का यह नियम होता है। तत्पश्चात हम नियम की ओर चलेंगे, और इसी तरह से मैं भी पढ़ाने का काम करता हूं, पहले उदाहरण फिर नियम। अगला है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थात गणित के अंतर्गत हम लोग जो भी कार्य करते हैं, या किसी प्रकार के विषय के अंदर में हम लोग जो भी कार्य करते हैं, उसका कोई ना कोई एक फाइनल कंक्लूजन हमें अवश्य प्राप्त होता है, उसका एक निष्कर्ष हमें अवश्य प्राप्त होता है। तो ये क्या थे, गणित के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो कि आपको अन्य विषय में भी मदद करने का काम करेगा। और ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। परंतु इसके अंदर में जितने भी प्रकार के शब्द हैं, उन सभी शब्दों में कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ आपको पता ना हो, या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या तो सुबह में मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगला है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर कहने का अर्थ क्या है? ये प्रकृति शब्द आपके सभी विषय में आएंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर का मतलब क्या हुआ? नेचर का मतलब हमारा स्वभाव हुआ, हमारा व्यवहार हो गया। उदाहरण स्वरूप मैं कहूंगा कि सिंधु जी का नेचर कैसा है, राजनंदिनी का नेचर कैसा है, तो आप लोग क्या कहिएगा, अपने व्यवहार के बारे में बताइएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। पेडागोजी के भाषा में वही हमारा क्या कहला जाएगा, नेचर कहला जाएगा, प्रकृति कहला जाएगा। अर्थात व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स अपने आप में एक ऐसा विषय है जहां पे संख्या के बारे में, स्थान के बारे में, दिशा के बारे में, मापन के बारे में, माप तौल के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने का काम करते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे महेश जी ऐसे मित्र हैं, अभी क्लास में कोई महेश हैं, तो महेश जी का नेचर ऐसा है, जिनके साथ कोई भी मित्र बैठता है तो जल्दी से मित्रता हो जाती है, वो बहुत ही ओपन माइंडेड सोच वाले व्यक्ति हैं। इस तरह का उदाहरण देना क्या हो गया, नेचर। तो वही हमारा गणित का नेचर क्या है, कि गणित अपने आप में एक ऐसा विषय है जहां से हम लोग संख्या, स्थान, दिशा, माप तौल, मापन प्रणाली, इन तमाम प्रकार के अध्ययनों को प्राप्त करते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है।
अब देखिए, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कहने का आपका आशय क्या हो गया कि गणित जो है सो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसके ज्ञान का आधार निश्चित। निश्चित का मतलब क्या हुआ कि गणित में किसी ही प्रकार के समस्या पे जब हम लोग कार्य करते हैं तो समस्या का एक हल हमें प्राप्त होता है, एक सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। भले उस सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए हम लोग माना कि इसका अर्थ ये होगा, माना कि इसका अर्थ ये होगा, इस तरह से हम लोग एज्यूम करने का काम करते हैं, परंतु फाइनली हमें कोई ना कोई कंक्लूजन अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गणित के ज्ञान का आधार क्या होता है, तो निश्चित होता है। राइट। अगला इसके अंदर में आपका पॉइंट है कि गणित में अमूर्त। अब आप लोगों को चिंता नहीं होगा, अमूर्त शब्द को आपने देखा, क्या अब आपको अमूर्त का अर्थ पता है कि नहीं पता है? तो बिल्कुल अब आपको पता होगा कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी की जाती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। क्यों? क्योंकि गणित अपने आप में एक प्रकार का सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और सार्वभौमिक का अर्थ भी मैंने आपको बताया है, जिससे उसकी सततता की जांच किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पे की जा सकती है। अर्थात अगर मैं यहाँ पे 2+2 क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, और आपको मन में संदेह है, और मेरे अंकल जी रहते हैं न्यूयॉर्क में, मैंने उनको व्हाट्सअप किया कि 2+2 4 होगा, क्या सही है? तो न्यूयॉर्क में भी 2+2 क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि गणित का नियम, गणित का रूल्स क्या है, एक प्रकार का सार्वभौमिक है, सभी जगह एक समान है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित में प्रदत्त सूचनाओं के आधार पे मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। अर्थात बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर हम लोग चीजों को मानते हैं कि माना कि इसका मान क्या होगा, x होगा, और x मानकर हम लोग क्या करते हैं, उसका हल प्राप्त करते हैं। उसी की बात हो रही है कि हम लोग सूचनाओं के आधार पर मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। अचर और चर राशि का उपयोग करके हम लोग उसका हल प्राप्त करने का काम करते हैं। ओवरऑल गणित अपने आप में क्या है, एक प्रकार का लॉजिकल कार्य है, एक प्रकार का लॉजिकल चिंतन वाला विषय है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कार्यों को सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये था हमारे गणित के विचारधारा की बातें थी। इस प्रकार से हमने गणित के अर्थ को समझने का काम किया। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या, आप लोग सोच के जवाब दीजिएगा, क्या क्या विद्यालय आने से पूर्व बच्चों में गणित का ज्ञान या समझ होता है? सोच समझकर आपको आंसर देना है कि क्या विद्यालय आने से पूर्व बच्चों में गणित का ज्ञान या समझ होता है। सोच समझकर आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सोच समझकर आंसर दीजिए। और कुछ मित्र यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि मेरा नाम लीजिए, मेरा ये कीजिए। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे मित्र, ये आपका यूट्यूब क्लास नहीं है। आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए 1000 रुपया पे किए हैं। अगर मैं आपके सिर्फ चैट पर ध्यान दूंगा तो उससे सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, और आपका एक एक मिनट कीमती होगा। आपके एप्लीकेशन पे चाहे अभी बेसिक मैथ या रिजल्ट आने के बाद जो आपके सीटेट क्रैकर बैच की भी शुभ आरंभ होगी, तो वहां भी चैट बॉक्स पे काफी कम ध्यान होता है। कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी आपके मन में संदेह हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लें या कॉल कर लें, और मैं एक लाइन लास्ट में अवश्य चैट भी देखता हूं। तो आपस में सिर्फ पढ़ाई की बातें कीजिए, कृपया करके यूट्यूब वाला माहौल यहाँ पर नहीं बनाना है। ठीक, चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। देखिए, बच्चों के अंदर में गणित का समझ होता है, और इसी समझ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो संख्या पूर्व अवधारणा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पूर्व अवधारणा के नाम से जानते हैं। और अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी संख्या पूर्व अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। और आपका होमवर्क क्या है,
तो आपका होमवर्क है कि इस पीडीएफ को मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और इस पीडीएफ में ऐसे जितने भी शब्द हैं जिसका आपको अर्थ पता हो या नहीं भी पता हो, उसे अपने कॉपी पे लिखने का काम करना है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग मार्केट से कॉपी परचेज कर लीजिएगा, तो इस चीज को थोड़ा सा नहीं पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को संख्या पूर्व अवधारणा कहते हैं, और वह क्या होता है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। परंतु आपका होमवर्क क्या है? तो आपका होमवर्क है कि आज हमने जो पढ़ा है, जिस चीज का आपका एक कॉपी होगा, बेसिक मैथ का एक आपका अलग कॉपी होगा, जितना भी शब्द आपको इस पीडीएफ के अंदर में दिखे, चाहे वह शब्द का अर्थ आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, उन तमाम प्रकार के शब्दों को अपने कॉपी पे समाहित करने का काम कीजिएगा। और वो सभी शब्द आपको प्रतिदिन क्लास में आने से पूर्व क्या करना है? तो रिवीजन करके आना है, तभी जाकर आपका परिणाम क्या हो पाएगा? सुनिश्चित हो पाएगा। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। संख्या पूर्व अवधारणा के नाम से जानते हैं। चलिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने कक्षा कक्ष में अपने समय पे अवश्य उपस्थित हो जाइएगा। आपका समय है दोपहर में 2 बजे। आप में से कुछ मित्र हैं जिनको कॉलेज की समस्या है, तो चिंता न करें। जो आपका सीटेट क्रैकर होगा तो उसका मैं प्रयास करूंगा सभी विषय वाला, उसके समय को मैं 7 बजे के बाद 8 बजे रात में, 7:30 बजे रात में, उस टाइम पर रखने का कोशिश करूं, ताकि आप लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। क्लास कैसा लगा हो, अगर आप लोगों को इच्छा है, नए नए हैं, तो आप लोग अपना कीमती फीडबैक कमेंट में तो नहीं, परंतु आप मुझे व्हाट्सएप पे अवश्य मैसेज कर सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अपना फीडबैक अवश्य देने का काम कीजिएगा, या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दीजिएगा। और इसी प्रारूप में पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बीच में कंटेंट भी आएगा, बीच में पेडागोजी भी आएगा, और सीटेट के रिजल्ट आने तक में आपका बहुत प्रकार का आधारशिला मजबूत हो गया रहेगा। अनौपचारिक तरीके से होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मेरा दुकान है, ओके जी, आएंगे आपके दुकान पे टहलने के लिए। बिल्कुल, सोमवार से लेके शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन आपकी क्लास चलती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आपका क्लास बंद रहता है, परंतु वह बंद सिर्फ लाइव क्लास में रहता है। शनिवार और रविवार को आपने पढ़े गए तमाम प्रकार के टॉपिक को आपको रिवीजन करना है। फिर भी कोई कमी हो तो उससे मुझसे पूछ लेना है, मैं मौजूद हूँ। हिंदी वक्त समझ में नहीं आता है सर, तो हिंदी वर्ड आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, चलिए, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं आराम से अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।